हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो वक्त हो गया भैया वीडियो बनाने का। तो अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो रात हो चुकी होगी। तो ये वीडियो लंबी है, लॉन्ग हॉरर स्टोरी है, तो इसे एंड तक देखना। मेरे को उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अभी तो मैं चैनल को देख रहा हूँ कि डाउन चल रहा है, लेकिन थारा भाई समझ गए होगे कि इतनी वीडियो बना देगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो मतलब वही वाला हाल हो रहा है अभी। अभी चैनल डाउन है अभी, लेकिन मोरल डाउन नहीं है अभी, मोटिवेशन डाउन नहीं है और ना ही कभी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में ही मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक को लॉन्ग राइड पर लेकर जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल की बुकिंग करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे भूख लगी और इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में एक नाश्ते की दुकान पर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत की। कुछ समय बाद शाम को अचानक से मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। मेरा पेट खराब हो रहा था। मैं अपनी बाइक को चलाए जा रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैसले पे पछता रहा था कि मैंने वहाँ पर वड़ा पाव आखिर खा ही क्यों। धीरे धीरे रात हो गई। मैं काफ़ी देर तक बाइक चलाता रहा और आखिरकार मैंने एक पब्लिक टॉयलेट को देखा और मुझे सुकून आया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं था जो उस शौचालय का ख्याल रखता हो। मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में था। मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं तुरंत टॉयलेट में चला गया। मैं टॉयलेट से वापस लौट ही रहा था, तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि लाइट चालू बंद होने लगी। मुझे लगा कि वोल्टेज की कमी है, इसलिए ऐसे हो रहा है। मैं बाहर लौट रहा था, तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है, और ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मेरे को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये लाइट का चालू बंद होना और दरवाज़ा बंद हो जाना, हो ना हो, कोई मेरे साथ बहुत बुरा मजाक कर रहा है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तेरा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कौन है तू? ये सारे मजाक अभी बंद कर, वरना तेरी खैर नहीं। मेरे चिल्लाने के थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकला और मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर एक चौकीदार आया। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ चले गए? आपके ना होने पर यहाँ पर कोई बदतमीज सा इंसान था जो मेरे साथ घटिया मजाक कर रहा था। कोई चालू लाइट बंद कर रहा था और किसी ने तो बाहर से कुंडी ही लगा दी थी। ऐसा घटिया मजाक आखिर कोई कैसे कर सकता है? और आप कहाँ थे? आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, आप कहाँ घूम रहे हैं? उस चौकीदार ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को रोका और वापस से उस शौचालय के बाहर निकला। तभी मैंने ध्यान दिया कि एक आदमी शौचालय के बाहर खड़ा है। अंधेरे में उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जब उजाले में आया तब मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा। मुझे वो बोला कि साहब, आप टॉयलेट करके आए हैं, पैसे नहीं देंगे? मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। मैंने कहा, अगर यहाँ पे करना होता तो अंदर चौकीदार ने क्यों नहीं कहा? उसने तो यूनिफॉर्म पहन रखी है चौकीदार की, और तुम्हें किसने हक दे दिया पैसे मांगने का? हाँ, चौकीदार तो अंदर है। और जो सामने से जवाब आया उसे सुनने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरे माथे से पसीना बहने लगा। उसने कहा कि क्या साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? इस शौचालय का चौकीदार तो मैं ही हूँ। मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड दिखाया और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और मैं उसको शौचालय के अंदर लेकर गया। मैंने कहा, फिर ये कौन है? लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मेरे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या।
फ़िलहाल तो मैंने उस चौकीदार को पैसे दिए और जब वो उसने अपना गल्ला खोला तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उसके गले के सामने एक फ़ोटो रखी हुई है और उस फोटो पे फूल माला चढ़ी हुई है। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि ये कौन है। जवाब में चौकीदार ने बताया कि ये फ़ोटो उसके पिताजी की है, जिनका देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो गया था। वो भी इसी शौचालय में चौकीदार थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो फ़ोटो उसी इंसान की थी जिसे मैंने टॉयलेट के बाहर आने के बाद देखा था। मुझे डर तो नहीं लगता था, ना ही मुझे भूत प्रेतों पे विश्वास था, लेकिन ऐसी घटना होने के बाद मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ और मैं पहली बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में दौड़े जा रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और वहाँ से निकला। लेकिन आज भी वो रात अगर मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मैं यही दुआ मांगता हूँ कि वापस से वो काली अंधेरी रात और या फिर वैसी घटना मेरी ज़िंदगी में वापस ना घटे। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे गांव से संबंध रखती थी जहाँ पर भूत प्रेतों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया जाता था। उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ वास करती थी, ऐसा उन गांव वालों का कहना था। एक बुरी आत्मा से सामना मेरे नाना जी का हुआ था। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम ख़त्म करके अपनी घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए वो रुक गए और सामान लेने के चक्कर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और उन्होंने समय पे ध्यान नहीं दिया और आखिरकार जब उन्होंने समय देखा तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और मेरे नाना जी ने सोचा कि चलो जंगल वाले रास्ते से चला जाए, वो रास्ता थोड़ा छोटा है और वक्त भी कम लगेगा और नाना जी घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। उस टाइम ना ही बाइक होती थी ना ही कोई दूसरी गाड़ी, हर कोई साइकिल चलाता था और मेरे नाना जी भी साइकिल से ही आ रहे थे। मेरे नाना जी जब साइकिल से आ रहे थे तभी अचानक से उन्हें एक औरत नज़र आई। उस औरत के चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन नज़र आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। मेरे नाना जी को लगा कि इतनी अंधेरी रात में ये औरत इस सुनसान रास्ते पे कर क्या रही है। मेरे नाना जी से रहा नहीं गया और इंसानियत के नाते उन्होंने उस महिला से पूछा कि आपको क्या हो गया, आप इतनी रात को यहाँ पर अकेले कर क्या रही हैं। जिसके जवाब में उसने कहा कि वो रास्ता भटक गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। मेरे नाना जी को उस महिला के ऊपर दया आ गई और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है और उस महिला ने बताया कि उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं याद है। ये बात सुन के मेरे नाना जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए। वो उस महिला को अंधेरे ऐसे सुनसान रास्ते पे छोड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन उस महिला को अपने घर का रास्ता तक नहीं याद था। मेरे नाना जी ने बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें सुबह होने के बाद तुम्हारे घर का पता लगाऊंगा। तुम यहाँ रुको मत, ये जगह बहुत ख़तरनाक है, हो सकता है कुछ गलत लोग यहाँ पर आ जाएं और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है यहाँ पर, तुम मेरे साथ चलो। वो महिला साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और मेरे नाना जी साइकिल चलाने लगे। उस वक्त ना ही बाइक होती थी ना ही कोई कार वगैरह, इसलिए उस वक्त के लोग साइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते थे और मेरे नाना जी भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे साइकिल चलाने में। मेरे नाना जी को उसे बैठाकर चलाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तभी काफ़ी लंबा वक्त बीता और मेरे नाना जी ने ध्यान दिया कि साइकिल का वज़न बढ़ता जा रहा है और नाना जी को साइकिल चलाने में दिक्कत आने लग रही है। मेरे नाना जी के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि मेरे नाना जी का काम रोज़ ही साइकिल चला के आना जाना था, लेकिन उन्हें पहली बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कई बार दूसरों को साइकिल पे बैठाकर चलाया था, लेकिन इतनी ताकत उन्हें कभी भी नहीं लगानी पड़ी थी। साइकिल का वज़न बढ़ता जा रहा था और नाना जी काफ़ी मुश्किल से पैडल मार रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही किलोमीटर पे इतना वज़न कैसे बढ़ सकता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन मेरे नाना जी ने हार नहीं मानी और साइकिल को चलाते रहे। काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार मेरे नाना जी थक गए, लेकिन वो फिर भी साइकिल चलाए जा रहे थे। तभी अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ आई। मेरे नाना जी कुछ समझे नहीं और अचानक से उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया और जो उन्होंने देखा उसे देख के उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल के पीछे कोई है ही नहीं।
तो वो महिला आखिर गई कहाँ? मेरे नाना जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उनकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी साइकिल एक पेड़ से जा टकरा गई। मेरे नाना जी वहीं गिरकर बेहोश हो गए और उन्हें फिर सीधा सुबह होश आया। उनको काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई थी। उस टाइम फ़ोन का भी इस्तेमाल इतना नहीं था, ना ही लोगों के पास फ़ोन थे। मेरे नाना जी जैसे तैसे उठ के हॉस्पिटल तक गए और वहाँ से मेरे घर पे खबर आई कि नाना जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, जिसके बाद हमारा पूरा परिवार नाना जी को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया और मेरे नाना जी ने ये सारी बातें बताई और मैंने ज़िंदगी में पहली बार नाना जी के चेहरे पे एक अजीब सा डर देखा, जो डर साफ साफ गवाही दे रहा था उस अंधेरी काली रात का, जब नाना जी ने उस अजीब सी महिला का सामना किया था। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा चल रही थी, ठंडी लहरें शरीर को छू रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से अपने खेत में खाट लगा के सोए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 पेड़ थे। अंधेरी काली रात में वो आम के पेड़ भी इतनी ज़्यादा डरावने लग रहे थे जैसे वो कोई शैतान हो। अचानक से खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ठंड लग रही है, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में ही गर्मी के लिए आग लगाई और आग लगाने के बाद भैंसें थोड़ी शांत हुई और मेरे महेंद्र चाचा जी वापस से अपनी खाट पर जा ही रहे थे, तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक महिला उनकी खाट पर बैठी हुई है। अचानक से उनकी खाट पर एक महिला का आ जाना काफ़ी ज़्यादा डरावना था और इतना ज़्यादा अंधेरा और डरावना माहौल था कि कोई भी डर जाए। तभी अचानक से आसमान में एक बिजली तेज से चमकी और जैसे ही वो बिजली चमकी वो महिला कहीं गायब हो गई। महेंद्र चाचा काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। महेंद्र चाचा तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद कोई भी डर जाए। महेंद्र चाचा ने सोचा कि शायद ये उनका वहम हो सकता है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, माहौल भी थोड़ा वैसा ही है, तो हो सकता है कि उन्हें ये सब वहम हुआ हो। और यही सोचकर वो वापस से खाट पर बैठ गए। महेंद्र चाचा को नींद आने लगी, इसलिए वो लेट गए और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की तो उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाज़ें सुन के महेंद्र चाचा ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगे और उनकी आंखों से नींद अब गायब हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, सिर्फ अंधेरा और वही डरावना माहौल। तभी अचानक से उनकी नज़र उन आम के पेड़ों पे पड़ी और उन आम के पेड़ों को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि उतने ऊंचे आम के पेड़ों पर वही महिला बैठी हुई है और महेंद्र चाचा को ही घूर रही है। इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद महेंद्र चाचा के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उनका मुंह जैसे जाम हो गया हो। वो महिला उस ऊंचे आम के पेड़ के ऊपर बैठ के महेंद्र चाचा जी को घूरे जा रही थी। महेंद्र चाचा जी चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, मानो जैसे उनके पास मुंह हो ही ना। उनके सर से पसीना छूटने लगा और भैंसें वापस से चिल्लाने लगी। इतना भयानक नज़ारा देख के महेंद्र चाचा जी वहीं बेहोश हो गए और उनकी आंखें सुबह खुली। सुबह सब कुछ सामान्य था। उसके बाद से महेंद्र चाचा जी ने कभी भी खेत में खाट लगा के सोने की हिम्मत नहीं की और ना ही रात के वक्त उस खेत के आसपास जाने की कोशिश की, क्योंकि अब उन्हें उस अंधेरी रात से और उस महिला से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। और उनका ये भी कहना था कि कभी कभी वो महिला उन्हें हमेशा हर जगह नज़र आने लगती है और वो अपनी डरावनी नज़रों से महेंद्र चाचा जी को घूरती रहती है। और जब भी उन्हें ऐसा महसूस होता है तो उनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है और उनके माथे से पसीना टप टप बहने लगता है।
मेरा नाम सुरेश है। पेशे से मैं एक वेटर हूँ। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था तब मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसे सोचने तक से ही आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। ये बात है उस वक्त की जब मैंने इस काम को नया नया करना शुरू किया था। मैंने एक होटल में नौकरी की थी। वो होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था उसमें काम करने से। मैं उस टाइम नाइट शिफ्ट कर रहा था और रात के 12 बजे सारे गेस्ट अपने रूम में सो रहे थे और मैं बाहर नज़र घुमा के देख रहा था कि सब कुछ ठीक तो है। मैं नया नया था उस वक्त और होटल में घूम रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। गेस्ट को रूम में छोड़ने का काम मेरा ही था। तभी मैंने ध्यान दिया कि ये आदमी तो होटल में चेक इन ही नहीं किया, तो ये यहाँ कर क्या रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये है कौन। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और मुझे लगा उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि आपका रूम नंबर क्या है। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा और मेरी बातों को अनसुना करता रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि ये अनजान आदमी आखिर है कौन। मैं मैनेजर के पास गया और मैंने कहा कि ऊपर एक बूढ़ा आदमी है जिसने कोई रूम चेक इन नहीं किया है, वो इस होटल में घूम रहा है। फिर मैनेजर और मैंने पूरे होटल को चेक किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुझे फिर से कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने मैनेजर को कहा कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो, और जब हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि मैं फ्लोर्स पे चेकिंग कर रहा था और तभी अचानक से सीढ़ियों के पास रुक गया और मैं किसी से बात करने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं हवा में ही हाथ हिलाए जा रहा था और बोले जा रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मैनेजर ने मुझे समझाया और उसने कहा कि शायद तुम्हारा कोई वहम होगा, और मैंने भी इस बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। लेकिन मुझे आज भी पक्का याद है कि वो कोई वहम नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद से उस बूढ़े आदमी को कई बार होटल में घूमते हुए देखा और वो बूढ़ा आदमी हमेशा धीरे धीरे उस पूरे होटल में चक्कर लगाता रहता था, वो भी रात के 2 बजे। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। और तभी अचानक से वो उस होटल का ओनर एक बार हमारे होटल में आया। वो होटल को देखने आया था कि आखिर होटल चल कैसा रहा है, और उसने मुझे टिप देने के लिए अपना पर्स खोला और उसके पर्स में एक फ़ोटो थी। उस फ़ोटो को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उस फ़ोटो में इंसान वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने कई बार होटल में घूमते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछ लिया कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये इस होटल के मालिक हैं और ये मेरे पिताजी हैं। कई सालों पहले इनका देहांत हो गया था, लेकिन ये अपने इस होटल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और मैंने तो ये भी सुना है कि रात में ये यहाँ पर घूमते रहते हैं। काफ़ी अच्छा मजाक करते हैं लोग। ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वो बूढ़ा आदमी मुझे रोज़ नज़र आने लगा था रात को, इसलिए मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। और अब भी मुझे कभी कभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ नज़र आता है और ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है।